उस आदमी ने क्रिस्टल की खोपड़ी का इस्तेमाल करके खुद को जहरीली चींटियों के झुंड से बचाया। जैसे ही चींटियों ने उस खोपड़ी को देखा, ऐसा लगा मानो वे अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रही हों। वे तुरंत पीछे हट गई और उस आदमी के पास आने से बचने लगी। लेकिन उसका साथी इतना भाग्यशाली नहीं था। छिपने की कोई जगह न होने के कारण एना जल्दी से एक पेड़ पकड़कर उस पर चढ़ने लगी। लेकिन चींटियां भी बेवकूफ नहीं थी। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगी और एक सीढ़ी बना ली और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। उनमें से एक चींटी उसके पैर तक पहुंच गई, लेकिन आखिरी क्षण में एना ने उसे अपने घुटने से कुचल दिया। तभी उसकी टीम वहां पहुंच गई और तुरंत उसे बचा लिया। इसके बाद वे सभी सीधे एक चट्टान के किनारे की ओर भागे। बिना समय गवाए एना ने एक रस्सी पकड़ी और नीचे गहरी खाई में उतरने की तैयारी करने लगी, इस उम्मीद में कि नीचे उन्हें खोया हुआ खजाना मिलेगा। लेकिन जैसे ही वे नीचे पहुंचे, अचानक उनका सामना आदिम योद्धाओं के एक कबीले से हो गया। उसी समय माइक ने क्रिस्टल की खोपड़ी उठा ली। जैसे ही उन आदिवासियों ने उसे देखा, उनके चेहरों पर साफ डर दिखाई देने लगा। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, जिससे ये साफ हो गया कि वो खोपड़ी सच में काम कर रही थी। टीम तुरंत पास की एक प्राचीन संरचना की ओर भागी, इस उम्मीद में कि वहां उन्हें खजाने के बारे में कोई सुराग मिलेगा। वे एक विशाल पत्थर के चेहरे के सामने रुके। जैक ने उसे ध्यान से देखा और समझ गया कि यही असली प्रवेश द्वार है। उसने एक पत्थर उठाया और मूर्ति पर फेंक दिया। अचानक एक छेद से रेत का तेज बहाव बाहर निकला, जैसे कोई रेत का तूफान सुनामी बन गया हो। उन्होंने ऊपर देखा और हैरान रह गए कि सैकड़ों साल पुराने पत्थर के खंभे हिलने लगे थे। जमीन जोर जोर से कांपने लगी। खंभे आपस में टकराने लगे और कुछ ही सेकंड में उनके पैरों के नीचे की पूरी जमीन धंस गई। कहानी की शुरुआत में अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान से गुजर रहे कुछ पर्यटक अपनी कार में जा रहे होते हैं और उनके पास से सेना की गाड़ियां तेजी से गुजरती हैं। सेना के जवान उन पर्यटकों के साथ रेस लगाने लगते हैं। जल्द ही वे एक गुप्त सरकारी स्थान पर पहुंचते हैं, जहां सुरक्षाकर्मी उन्हें चेतावनी देते हैं कि अंदर प्रवेश वर्जित है। अचानक सैनिक उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। असल में यह सेना की टुकड़ी 2 लोगों का अपहरण कर चुकी होती है। वे उन्हें कार के ट्रंक से बाहर निकालते हैं। उनमें से एक इंडियाना जोन्स होता है और दूसरा उसका सबसे अच्छा दोस्त जॉर्ज मैक। इंडियाना जोन्स मैक से कहता है कि ये लोग असल में रूसी हैं, जो अमेरिकी सेना की वर्दी में छिपे हुए हैं। ये बात वो उनकी भाषा से समझ जाता है। मैक सोचता है कि ये लोग उनसे क्या चाहते हैं। तभी उनकी लीडर इरिना स्पॉक वहां आती है, जो फिल्म की विलेन है। वो अपना परिचय देती है और इंडियाना से पूछती है कि क्या वह इस जगह को पहचानता है। जब वह जवाब देने से मना करता है, तो वो उस पर हिप्नोसिस का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। फिर वे एक गोदाम में जाते हैं जो लकड़ी के बक्सों से भरा होता है। ये एक गुप्त जगह होती है जहां अमेरिकी सरकार अपने टॉप सीक्रेट हथियार रखती है। इस जगह का नाम हैंगर 51 होता है, जो एरिया 51 से प्रेरित है। इरिना चाहती है कि इंडियाना उसे एक खास बॉक्स तक ले जाए जिसमें एलियन के शव रखे हुए हैं। इंडियाना कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इरिना उसे याद दिलाती है कि 10 साल पहले उसने खुद उन शवों की जांच की थी। वो रोजवेल घटना की बात कर रही होती है, जब एक एलियन यान रेगिस्तान में क्रैश हो गया था और सरकार ने कई एलियन शव बरामद किए थे। इंडियाना उस टीम का हिस्सा था जिसने उनकी जांच की थी। इंडियाना कहता है कि उसे एलियंस के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो बॉक्स ढूंढ सकता है। वो सैनिकों से उनकी गोलियों का थोड़ा बारूद मांगता है, जिस पर वे हंसते हैं। वह समझाता है कि वह बॉक्स एक खास धातु से बना है जो बहुत चुंबकीय है और बारूद को अपनी ओर खींचेगा। वह बारूद को हवा में उछालता है और उसके रास्ते का पीछा करते हुए आखिरकार उस बॉक्स तक पहुंच जाता है। जब वे उसे खोलते हैं तो उस पर रोजवेल, न्यू मैक्सिको लिखा होता है। इरिना सील काटती है और अंदर से एक अजीब एलियन का हाथ बाहर निकलता है, बिल्कुल वैसे जैसा आमतौर पर एलियंस को दिखाया जाता है। मौका देखकर इंडियाना एक सैनिक से बंदूक छीन लेता है और इरिना को धमकाता है, लेकिन मैक उसे धोखा दे देता है और कहता है कि वह खाली हाथ घर नहीं लौट सकता, उसे भी खजाना चाहिए। वे इंडियाना को बंदूक नीचे रखने को कहते हैं, लेकिन वह उसे ऑटोमेटिक मोड में फेंक देता है, जिससे लगातार गोलियां चलने लगती हैं। इस अफरातफरी में वो भाग निकलता है। गोलियों से बचते हुए वह जीप और ट्रकों के बीच कूदता हुआ आगे बढ़ता है। आखिरकार इरिना का कमांडर ड्वचेंको उससे भिड़ जाता है और दोनों कांच तोड़ते हुए एक रॉकेट परीक्षण क्षेत्र में जा गिरते हैं। लड़ाई के दौरान कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाता है और रॉकेट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। उन्हें इसका पता नहीं होता और वे लड़ते रहते हैं, जबकि बाकी सैनिक भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन रॉकेट के इग्निशन में मारे जाते हैं। रॉकेट इंडियाना को दूर ले जाता है। वह किसी तरह बच निकलता है, लेकिन रेगिस्तान में फंस जाता है। अगली सुबह वह दूर एक शहर देखता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि सब कुछ नकली है। लोग प्लास्टिक के पुतले हैं और खाना भी नकली है। अचानक एक सायरन बजता है और घोषणा होती है कि 10 सेकंड में न्यूक्लियर बम का परीक्षण होगा। इंडियाना कुछ रूसियों को देखता है और उनसे लिफ्ट मांगता है, लेकिन वे भागने की जल्दी में होते हैं। कोई और रास्ता न देखकर इंडियाना एक लेड लाइन फ्रिज में छिप जाता है, ये जानते हुए कि ये उसे रेडिएशन से बचा सकता है। विस्फोट के कारण फ्रिज दूर जा गिरता है और रूसी मारे जाते हैं।
इंडियाना बच जाता है और बाहर निकलकर विशाल मशरूम क्लाउड देखता है। बाद में अमेरिकी सेना उसे बचाती है और एयर बेस पर ले जाकर उसका रेडिएशन साफ किया जाता है। 2 FBI एजेंट उससे पूछताछ करते हैं कि वह वहां क्या कर रहा था। वह उन्हें इरिना स्पॉक के बारे में बताता है। इंडियाना अपने शहर लौटता है जहां वह मार्शल कॉलेज में इतिहास का प्रोफेसर होता है। प्रिंसिपल चार्ल्स स्टैनफोर्ड उसे बताते हैं कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि FBI ने उसके ऑफिस की तलाशी ली थी और कॉलेज किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। जब इंडियाना शहर छोड़ने के लिए ट्रेन में बैठने वाला होता है तभी एक युवा लड़का उसे रोकता है। वह बताता है कि उसका दोस्त प्रोफेसर हैरोल्ड ऑक्सले खतरे में है और उसका अपहरण कर लिया गया है। वे एक कैफे में जाते हैं जहां लड़का अपना नाम मट विलियम्स बताता है और इंडियाना को अपनी और ऑक्सले की फोटो दिखाता है। इंडियाना कहता है कि उसने ऑक्सले को 20 साल से नहीं देखा। मट बताता है कि ऑक्सले ने उसकी मां की मदद की थी जब उसके पिता की मृत्यु द्वितीय विश्व युद्ध में हो गई थी। ऑक्सले एक पौराणिक शहर अकादेर की खोज कर रहा था। ये नाम सुनकर इंडियाना चौंक जाता है। कहा जाता है कि ये शहर सोने से बना हुआ है और इसे अत्यधिक उन्नत प्राणियों ने बनाया था। वहां क्रिस्टल की खोपड़ियां रखी गई थी जिन्हें 1546 में चुरा लिया गया था। कहा जाता है कि जो भी उन्हें वापस करेगा उसे भगवान जैसी शक्तियां मिल जाएंगी। मट बताता है कि ऑक्सले ने 6 महीने पहले उस शहर को ढूंढ लिया था और तब से गायब है। जब उसकी मां उसे ढूंढने गई तो वह भी लापता हो गई। उसने एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें इंडियाना जोन्स का जिक्र था कि वही उनकी मदद कर सकता है। बातचीत के दौरान 2 रूसी एजेंट वहां पहुंच जाते हैं जो उनका पीछा कर रहे होते हैं। इंडियाना और मट उनसे लड़ते हुए वहां से भाग निकलते हैं। रूसी उनका पीछा करते हैं और कॉलेज कैंपस में उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इंडियाना चलती गाड़ी पर भी उनसे भिड़ता है। जब पुलिस आती है तो एजेंट भाग जाते हैं। उनसे बचने के लिए मट अपनी बाइक लाइब्रेरी के अंदर ले जाता है। बाद में इंडियाना और मट उसके घर जाते हैं और चिट्ठी में दिए गए पहेली को सुलझाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ऑक्सले पेरू में गायब हुआ था जहां फ्रांसिस्को डोराना की कब्र स्थित है। वही आदमी जिसने 1546 में क्रिस्टल की खोपड़ियां चुराई थी। वे पेरू के लिए उड़ान भरते हैं और उस मानसिक अस्पताल में पहुंचते हैं जहां ऑक्सले को आखिरी बार देखा गया था। उसके कमरे में उन्हें फर्श पर बने कुछ अजीब निशान मिलते हैं जो पास की एक कब्र की ओर इशारा कर रहे होते हैं। उसी रात वे कब्रिस्तान में जाते हैं लेकिन वहां उन पर स्थानीय लोगों द्वारा हमला कर दिया जाता है। इंडियाना अपनी बंदूक से उन्हें डराकर भगा देता है और वे एक गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर उन्हें कंकाल मिलते हैं और आखिरकार उन्हें चोरी हुई क्रिस्टल की खोपड़ी मिल जाती है। इंडियाना ध्यान देता है कि ये क्वार्ट्ज से बनी है और इसे आधुनिक मशीनों से तराशना लगभग असंभव है। जैसे ही वे खोपड़ी लेकर बाहर निकलते हैं मैक वहां आ जाता है और उन्हें पकड़कर वापस इरिना स्पॉक के पास ले जाता है जो अब अमेज़न के जंगल में होती है। इरिना बताती है कि ये खोपड़ी इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई बल्कि ये उन एलियंस की है जो हजारों साल पहले पृथ्वी पर आए थे। इसे साबित करने के लिए वह उन्हें एक एलियन का शरीर दिखाती है। वह समझाती है कि इस खोपड़ी में शक्तिशाली टेलीपैथिक ताकतें हैं और ये दिमाग को नियंत्रित कर सकती है। उसका मकसद इसे इस्तेमाल करके अमेरिका के खिलाफ शीत युद्ध में रूस को जीत दिलाना है। उसे यकीन है कि अकादेर में ऐसी कई खोपड़ियां मौजूद हैं, इसलिए वो उसकी तलाश कर रही है। इरिना इंडियाना की मुलाकात ऑक्सले और मैरी से करवाती है जिन्हें उसने कैद कर रखा है। मैरी का पूरा नाम मैरियन रेवेनवुड है जो मट की मां है। इंडियाना मैरियन को बचपन से जानता है और 20 साल पहले दोनों की शादी होने वाली थी। जब से ऑक्सले ने उस खोपड़ी को देखा है उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं रही। इरिना चाहती है कि इंडियाना ऑक्सले से बात करे और अकादेर का स्थान पता लगाए। ऑक्सले पागलों की तरह अपनी उंगलियां हिलाता रहता है, इसलिए इंडियाना उसके हाथ में एक पेंसिल पकड़ा देता है। ऑटोमेटिक राइटिंग के जरिए ऑक्सले कागज पर एक नक्शा बना देता है जो अकादेर तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। उसी समय मट तंबू में आग लगा देता है और वे सभी वहां से भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही वे एक दलदल में फंस जाते हैं। इंडियाना मट और ऑक्सले को मदद लाने के लिए भेजता है। इसी दौरान मैरियन इंडियाना को बताती है कि मट असल में उसका बेटा है। वह समझाती है कि 20 साल पहले जब इंडियाना ने शादी तोड़ दी थी तब वह गर्भवती थी। मट एक राट स्नेक लेकर वापस आता है जो जहरीला नहीं होता और उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल करके सबको दलदल से बाहर निकालता है। इसी बीच ऑक्सले अनजाने में इरिना को भी साथ ले आता है। अगले दिन समूह जंगल में भारी मशीनों की मदद से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है। एक ट्रक के अंदर मैरियन मट को बताती है कि इंडियाना जोन्स ही उसका असली पिता है। मट उस आदमी के बारे में पूछता है जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारा गया था, तो मैरियन बताती है कि वह उसका सौतेला पिता था जिससे उसने बाद में शादी की थी। उनकी बहस के दौरान ड्वचेंको उन्हें चुप कराता है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर इंडियाना उसे बेहोश कर देता है और भाग निकलता है। वे ट्रक पर कब्जा कर लेते हैं और इंडियाना रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके पेड़ काटने वाली मशीन को नष्ट कर देता है, जिससे इरिना के लोगों को भारी नुकसान होता है। वे खोपड़ी लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका पीछा किया जा रहा होता है। इंडियाना मैक की जीप में कूद जाता है और उससे लड़ने लगता है। उसी समय इरिना और मट चलती गाड़ियों पर तलवारबाजी करने लगते हैं। इंडियाना सभी को काबू में कर लेता है और सैनिकों को जीप से नीचे फेंक देता है।
तभी मैक बताता है कि वह असल में एक गुप्त एजेंट है जो इरीना पर नजर रख रहा था, और इंडियाना उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। अफरातफरी के बीच उनकी गाड़ी एक खाई से गिरकर चींटियों के विशाल बिल पर जा गिरती है, जहां खतरनाक और आक्रामक चींटियों का झुंड उन पर टूट पड़ता है। इरीना और उसका साथी एक पेड़ की ओर भागते हैं। इरीना तो पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन उसका साथी इतना भाग्यशाली नहीं होता और चींटियां कुछ ही सेकंड में उसे जिंदा खा जाती है। इधर इंडियाना और ऑक्सले नदी की ओर बढ़ते हैं। इरीना का आदमी ड्वचेंको इंडियाना पर हमला करता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ऑक्सले खोपड़ी की ताकत का इस्तेमाल करके चींटियों को भगा देता है। इंडियाना एक लकड़ी के लट्ठे से ड्वचेंको को बेहोश कर देता है, लेकिन जल्द ही चींटियां उसे घेर लेती है और अपने बिल में घसीट ले जाती है। मट और मैक को बचाने के बाद मैरियन इंडियाना को भी बचा लेती है और फिर गाड़ी को सीधे नदी में कूद देती है। इरीना और उसके बाकी लोग रस्सियों की मदद से नीचे उतरते हैं। नदी उन्हें एक झरने तक ले जाती है। ऑक्सले इशारा करता है और इंडियाना समझाता है कि इस नदी में 3 झरने हैं। तीसरे झरने तक पहुंचते पहुंचते वे पूरी तरह भीग जाते हैं, लेकिन किसी तरह बच जाते हैं और किनारे पर पहुंच जाते हैं। ऑक्सले एक पहाड़ पर बने चेहरे की ओर इशारा करता है, जो अकादेर का रास्ता दिखाता है। वे एक गुफा में प्रवेश करते हैं, जहां एलियंस की पेंटिंग्स बनी होती है। इन चित्रों में दिखाया गया होता है कि एलियंस 5000 साल पहले पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने इंसानों को सिंचाई और खेती के तरीके सिखाए थे। उन्हें यह भी पता चलता है कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कुल 13 एलियंस थे। अचानक एक स्थानीय कबीला उनका पीछा करने लगता है। जब वे उन्हें घेर लेते हैं तो इंडियाना ऑक्सले से पूछता है कि वह पहले उनसे कैसे बचा था। ऑक्सले खोपड़ी दिखाता है और कबीला पीछे हट जाता है। इसी बीच इरीना मैक द्वारा लगाए गए ट्रांसमीटर की मदद से उनका पीछा कर रही होती है। इंडियाना और उसकी टीम एक पिरामिड तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक और पहेली सुलझानी होती है। इस बार उन्हें पत्थर के प्लेटफॉर्म से रेत हटानी होती है ताकि खंभे हल्के होकर नीचे धंस जाए और छिपी हुई सीढ़ियां दिखाई दे। पूरा खंभा सोने का बना होता है और सीढ़ियां भी अपने आप चलने लगती है। ये दिखाता है कि ये संरचना भले ही प्राचीन हो, लेकिन तकनीकी रूप से बेहद उन्नत है, जो इसके निर्माताओं की शक्ति को दर्शाता है। इरीना वहां पहुंचती है और कबीले के लोगों को मार देती है। इंडियाना एक मंदिर में प्रवेश करता है जो खजाने और प्राचीन वस्तुओं से भरा होता है। वह समझाता है कि ये एलियंस असल में पुरातत्वविद थे, जो मानव सभ्यता का अध्ययन करने आए थे। उन्होंने दुनिया भर से मूर्तियां, सिक्के, बर्तन और हथियार इकट्ठा किए थे। जब मैक सोना इकट्ठा करने में व्यस्त हो जाता है, तब इंडियाना खोपड़ी को एक दरवाजे से छुआता है, जिससे वो खुल जाता है और उन्हें एलियंस के कक्ष में ले जाता है। ये कक्ष पूरी तरह सोने का बना होता है और चारों तरफ एलियंस के कंकाल रखे होते हैं। वे देखते हैं कि एक कंकाल का सिर गायब है। जैसे ही ऑक्सले खोपड़ी को वापस रखने वाला होता है, इरीना वहां आ जाती है और बंदूक की नोक पर उसे मांगती है। वो खोपड़ी को खुद जाकर उस कंकाल पर रख देती है। ऑक्सले खोपड़ी की आंखों में देखता है और अचानक मायान भाषा में बोलने लगता है। इंडियाना अनुवाद करता है कि एलियंस उन्हें अपना ज्ञान देकर इनाम देना चाहते हैं। इरीना आगे बढ़ती है और उनकी पूरी तकनीक के बारे में जानने की मांग करती है। अचानक एलियन की आंखों से धुआं निकलने लगता है और पता चलता है कि उस कक्ष के ऊपर एक स्पेसशिप सक्रिय हो चुका है। कमरा घूमने लगता है और इंडियाना बाकी लोगों के साथ बाहर भाग निकलता है। इरीना के बाकी सैनिक स्पेसशिप के वैक्यूम में खिंच जाते हैं। एलियंस इरीना को अपना ज्ञान देने लगते हैं, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें जलने लगती हैं। एलियन अपना असली रूप दिखाता है और इरीना को राख में बदल देता है। पूरा स्थान पानी से भरने लगता है। इंडियाना मैक को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह सोना इकट्ठा करने में ही लगा रहता है और मारा जाता है। इंडियाना और बाकी लोग खंभे की ओर भागते हैं और पानी की ताकत उन्हें ऊपर की ओर धकेल देती है। वे देखते हैं कि पूरा पिरामिड नष्ट हो चुका है और उसके मलबे में से स्पेसशिप आसमान में उड़ जाता है। अब तक ऑक्सले की मानसिक स्थिति ठीक हो चुकी होती है। वो बताता है कि ये एलियंस असल में दूसरे आयाम के जीव थे, जो अब अपने घर लौट गए हैं। मट इंडियाना से पूछता है कि अगर एलियंस को शहर को नष्ट ही करना था, तो उन्होंने उसे बनाया क्यों था। इंडियाना जवाब देता है कि उनका मकसद सोना इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि ज्ञान बांटना था, और वही उनका असली खजाना था।